धातु और अधातु वाले चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें एक लास्ट वाला पॉइंट था कि पोटेशियम और सोडियम को खुले में रखने से वो आकाश में आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो उसी का अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक और लेड है, पीबी, वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करती हैं इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसलिए जो होता है, मैं बता दूं कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम प्रयोगशाला में रिबन के फॉर्म में होता है। उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, हैं। तो उसमें क्या है कि उसको जलाने से पूर्व जो है उसको क्या कर दिया था, रब किया जाता है, ताकि उस पर जो ऑक्साइड है उसकी परत हट जाए और अच्छे से रिएक्ट करे, है ना, अच्छे से जले। अगला पॉइंट है आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेज से जलने लगते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, अगला पॉइंट, कापर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगला पॉइंट, सिल्वर, चांदी, एयू, गोल्ड, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ये भी पूछा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है। एल्युमिनियम यहाँ पे ऑक्साइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा और जल निकालेगा। ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया, धातु और जल दोनों मिलकर क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। आगे देते हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, धातुएं ये देखिए, केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील होती हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये देखिए धातुएं प्लस जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। तो ये जो लेड है, कापर है, गोल्ड है, एजी है, ये सब धातुएं जो है जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। और ये इसमें ये देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है गर्म। और ये देखिए धातु मैग्नीशियम है, ये जल के साथ क्रियाशील है। और कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए तैरने लगते हैं। ठीक है। कैल्शियम हो गया। तो इसमें मुख्य बात ये आपको ध्यान रखना है कि ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये जो है कि ठंडे जल के साथ जो है क्रियाशील है। और एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है ये भाप के साथ क्रियाशील है। और ये जो है जल, लेड, कापर, एयू, सोना जो है ये सिल्वर है, ये सब जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है सोडियम, और पहला उदाहरण है सोडियम जो है जल से साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाया है, हाइड्रोजन गैस निकाला है और उष्मा निकलेगा। कैल्शियम यहाँ पे है, तो कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एल्युमिनियम जल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और आयरन जल के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा।
ठीक है। अब देखिए धातुओं की तनु अम्ल के साथ अब क्रिया क्या होती है। तो धातु तनु अम्ल HCl जैसे हो गया है, क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण यहाँ पे आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जो है फेरस क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। मैं इसी तरह मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। एल्युमिनियम जो है HCl के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। देख लेते हैं इसमें क्या है। अब नीचे है ये है कापर, सिल्वर और मरकरी तनु अम्लों के साथ अब क्रिया नहीं करते हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट अगला, धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो धातु प्लस लवण विलयन मिलकर लवण विलयन बनाएगा प्लस धातु, है ना। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। सक्रियता श्रेणी क्या है? वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशील के अवरोही क्रम में रखा गया है, मतलब घटते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, तो ऊपर वाले अधिक क्रियाशील हैं और नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे क्रियाशीलता घटती जाएगी। जिंक है, आयरन है, लेड है, ये सब क्या होती हैं? क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखी हुई हैं। इसी को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो सक्रियता श्रेणी था इसमें नीचे हाइड्रोजन आता है और कापर है, मरकरी है, Au है, ये Ag है, ये Ag आपका है, Ag और Au। ठीक है, यह मैं आपको दूसरा वीडियो में बता दूंगा कैसे याद करा जाता है। ठीक है, ये हो गया धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातुओं के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, जबकि धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे NaCl में Na जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, क्योंकि धातु है, तब देखिए यहाँ पे 2 8 एक होता है और इसका जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो 2 8 हो जाएगा। तो 2 8 के मतलब 10 नियॉन की तरह ये बिहेव करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? तो स्टेबल हो जाएगा पहले के कंपेयर में। इसी तरह होता है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- बनाता है। पहले जो है 2 8 7 था, फिर बाद में 2 8 8 हो गया, तो भी स्टेबल हो गया, है ना। ये कैल्शियम की तरह बिहेव करेगा, 2 8 8 8 16 18 आर्गन की तरह बिहेव करेगा। तो आर्गन क्या होगा? आखिरी गैस है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लिया ना। अभी देखिए सोडियम और Cl, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को त्याग दिया, तो ये भी इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। और ये जो सोडियम था वो क्या कर दिया? ये भी स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब स्थिर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास 2 8 बचेंगे, एक कोष हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले में 2 और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जब पूर्ण रूप से भर जाएगा तो फिर वह स्टेबल माना जाता है। आयनिक यौगिक देखिए,
तो आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति देखिए, ये ठोस कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब हो गया धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी। खनिज देखिए, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब देखते हैं अयस्क, देख लेते हैं। तो अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातुक्रम। देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती। विद्युत अपघटन। मध्य अभिक्रियाशील देखिए, जैसे जो बीच की होती हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयित होती हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे कम क्रियाशील जैसे नीचे हैं, जो नीचे के होते हैं, जो धातु होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण देखेंगे। अयस्क से धातु प्राप्त करना, पहला चरण। इसमें देखेंगे कि जो चरण पढ़ने में अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा चरण में धातु का निष्कर्षण होता है, तीसरा चरण में धातु का परिष्करण होता है। तो अयस्क देखिए, अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा ये मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, और ये तीसरा हो गया निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो उच्च में जो आते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है, इसमें सल्फाइड अयस्क है मध्य अभिक्रियाशील में, और दूसरा कार्बोनेट अयस्क, और इसमें निम्न अभिक्रियाशील में सल्फाइड अयस्क। देखिए सिनेबार है, इधर से इसका वर्जन होगा, सीमित वायु इधर से वायु डाला जाएगा, निस्तापन होगा, फिर धातु का ऑक्साइड, फिर धातु का अपचयन, फिर धातु का शोधन। इधर देखिए भर्जन से फिर धातु बनेगा, धातु का परीक्षण करेंगे। इसमें देखेंगे ये जो है, ये आपका ये जो दिख रहा है, और ये जो है ये अयस्क से धातु का निष्कर्षण में प्रयुक्त जो चरण है वो दिखाया गया है। और ये देखिए कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहला कि गैंग क्या होता है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि गैंग क्या होता है, जो अशुद्धियाँ होती है, इसमें मतलब पूछा जाएगा, तो ये गैंग लिखना जरूरी होता है। पृथ्वी में खनिज अयस्कों में जैसे जो पाया जाता है, वो उसमें रेत होता है, मिट्टी होती है, आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। ठीक है, भर्जन, फिर भर्जन क्या होता है? तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं।
सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जिंक सल्फाइड है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा अधिक तापमान पे, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, निस्तापन देख लेते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक कार्बोनेट है को गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अपचयन देख लीजिए। तो अपचयन जो होता है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया करेंगे तो जीरेन अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अलग हो जाएगा। धातु का परिष्करण, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। कौन विधि है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। किसको? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक जो उपयोगी विधि है वो विद्युत अपघटनी विधि है। चलिए आगे देख लेते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इसमें क्या है देखिए, 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, और ये लेफ्ट साइड में कैथोड है, राइट साइड में एनोड है। कैथोड निगेटिव होता है, एनोड प्लस होता है। ठीक है, और इसमें अपद्रव्य है, ये एक टैंक है। अम्लीय ऑक्साइड इसमें कॉपर सल्फेट है, का विलयन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। एनोड पर अशुद्ध तांबा, कैथोड पर अशुद्ध तांबा, शुद्ध तांबा, सॉरी, एनोड पर अशुद्ध तांबा रहेगा और कैथोड पर शुद्ध तांबा। विलयन देखिए, कॉपर सल्फेट था, CuSO4 था, अन्य सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाँ, सूक्ष्म मात्रा में। और देखिए पहला पॉइंट इसमें है, विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। जो एनोड से अशुद्ध धातु होती है वो क्या होता है? विद्युत अपघट्य में घुल जाएगा। विलयन में क्या होगा? घुल जाएगा। ठीक है, अब उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देते हैं संचारण। तो संचारण में देखिए, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि संपर्क में आने पर संचारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। कॉपर देखिए, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा देखिए, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संचारण से सुरक्षा, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, जैसे पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, यसद लेपन क्या होता है? एक शब्द आया है इसमें, देखिए यहाँ पे आया है एक शब्द, तो देखेंगे, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन कहते हैं। तो ये पूछा जाता है यसद लेपन क्या होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि यसद लेपन जो है दरअसल में लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, जैसे मिश्र धातु देख लेते हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु की समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु जो होते हैं 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं।
पहला पॉइंट इसमें है, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात देखिए, स्टील, लोहा और निकेल और क्रोमियम। पीतल जो बनेगा कापर और पीतल जो होता है कापर और जिंक मिलाकर बनाया जाता है। कांसा कापर और टीन को मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। सोल्डर लेड और टीन को मिलाया जाता है। अमलगम जो होता है मरकरी और अन्य तत्व मिलाकर बनाया जाता है। तो ये चैप्टर इस प्रकार ख़त्म होता है।